व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज मैं इको के लेक्चर बनाने में इतना व्यस्त हो गया कि अकाउंट्स भूल ही गया कि अकाउंट्स में अभी डिसोल्यूशन रह रहा है, रिटायरमेंट के क्वेश्चंस रह रहे हैं। बट ठीक है, आज सबसे पहले ये समझो कि इको के 2 चैप्टर तुम्हारे पास कल आ रहे हैं, फिर 3 रह जाएंगे। हमारे टोटल 5 यूनिट रह रही थी, 2 मैंने बना दिए, वो कल आ जाएंगे, फिर 3 रह जाएंगे, वो अगले 2-3 दिन में करा दूंगा जीएनजी से पहले पहले। अब मेरी बात समझो, डिसोल्यूशन ना तुम्हारे पास जो यहाँ पे आपको डिसोल्यूशन पढ़ना है वो 2 चीजों में पढ़ना है। एक तो वो है जो आपने 12th तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, और एक वो है जो नया पार्ट है, इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट है। ये बिल्कुल न्यू है, ये तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है, आज तक कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आज हम एक काम कर रहे हैं, इस वीडियो में तुम पहले ये वाला पार्ट सारा का सारा कवर करते हैं, ठीक है। मतलब मैं इस वीडियो में आपको जो आगे लेक्चर्स दे रहा हूं वो ये है जो आपको यहां पे कवर्ड है। बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो तुम हर चीज डिटेल में ही कवर करो, ठीक है। तो आज वाली क्लास में पहले डिटेल में ये सब कवर कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें पहले इसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एंड देन हम रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो अकाउंटेंसी भी हमारा 15 तारीख तक ही पूरा होगा और इको भी 15 तक ही पूरा होगा। फिर हमारा 15 को जीएनजी आ ही रहा है, मुझे उम्मीद है तुमने देख लिया होगा, है ना। तो आओ आज जल्दी से फटाफट से पहले ये वाला पार्ट खत्म करते हैं, फिर ये वाला पार्ट खत्म करेंगे एंड देन क्वेश्चंस करेंगे रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन के। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। देखो बेटा, डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज का डिसॉल्व होना। डिसॉल्व यानी खत्म होना। अब बिजनेस खत्म होने का क्या मतलब है? क्लोज हो जाना, ठीक है। अब यहां पे क्या डिसॉल्व हो रहा है, क्या खत्म हो रहा है, क्या क्लोज हो रहा है? पार्टनरशिप फर्म। हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो ही बंद हो रही है। अब यहां पे बच्चों एक बात समझना, 2 चीजें होती हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दोनों में फर्क देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां पे फर्म की बात कर रहा है। फर्म का मतलब है बिजनेस का ही बंद हो जाना। हम जो भी धंधा करते हैं हमारा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है एग्रीमेंट का खत्म होना, यानी पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म, अब नया एग्रीमेंट बनाएंगे, नया बिजनेस करेंगे। सर एग्रीमेंट कब कब खत्म होता है? याद करो, आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ा? हाँ सर, रेशो चेंज होता था तब भी तो पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा, नया एग्रीमेंट बनेगा, उसको बोलते थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया बनेगा। अगर रिटायरमेंट होगा तो भी ऐसा ही होगा, करेक्ट सर। अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो भी ऐसा ही होगा, करेक्ट है सर। अगर फर्म का अमेलगमेशन होगा, अमेलगमेशन का मतलब 2 फर्म जोड़ के एक नई फर्म बनाएंगी, तो भी पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म, नया वाला एग्रीमेंट बनेगा। तो आप देखते हो कि हर केस में पुराना पार्टनरशिप खत्म, नया पार्टनरशिप बनेगा, लेकिन बिजनेस चलता रहेगा, है ना। तो वहां पे हम बोल देते हैं कि ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है बच्चों की अब हमारी दुकान ही बंद, हम जो भी धंधा करते थे वो धंधा ही बंद। सर धंधा बंद होने का क्या मतलब है? धंधा बंद होने का मतलब है सारे एसेट्स बेचो, सेल ऑल एसेट्स। भाई जब धंधा बंद कर रहे हो तो आपके पास जितने भी एसेट्स हैं, मेरी कपड़े की दुकान है, मेरे जितने भी एसेट्स बचे हुए हैं मैं बेचूंगा ना, जो बचा हुआ माल होगा बेच दूंगा, जो दुकान होगी बेच दूंगा, फर्नीचर होगा बेच दूंगा, पैसा आएगा मेरे पास, उससे क्या करूंगा? पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। जितनी मेरी लाइबिलिटीज हैं, जिन जिन लोगों का मैंने पैसा देना है उनका पेमेंट करूंगा। एसेट्स को बेचो, लाइबिलिटीज का पेमेंट करो। जो रिजर्व्स हैं, जो हमने रिजर्व्स वगैरह बनाए हुए हैं उनको घर ले जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स।
सारे के सारे रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन करो, उनको घर ले जाओ, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, लास्ट में करूंगा बच्चों सेटलमेंट ऑफ कैपिटल। भाई जो कैपिटल है, जितना जितना पैसा पार्टनर्स ने लगाया हुआ था वो भी हमको वापस से चुकाना पड़ेगा ना, वो भी हमको वापस देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ कैपिटल। तो जब भी फर्म डिसॉल्व होगी, बिजनेस बंद होगा, धंधा बंद हो जाएगा, तो जो भी एसेट्स हैं सारे बेच दो, जो भी लाइबिलिटीज हैं सबका पेमेंट कर दो, जितने भी रिजर्व्स हैं सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। करेक्ट है ना? अब सर ये सब करने के लिए हमको कोई ना कोई, स्क्रीनशॉट लेते चलना, हमको कोई ना कोई अकाउंट तो बनाने पड़ेंगे ना। करेक्ट, बिल्कुल सही। ये सारा काम करने के लिए बच्चों हम कुछ अलग अलग तरीके के अकाउंट्स बनाना सीखते हैं इस चैप्टर में। कौन कौन से अकाउंट्स हम सीखते हैं? सबसे पहले अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन नहीं है, ये रियलाइजेशन है। सर रियलाइजेशन में क्या क्या होगा? एक तो ये होगा, आपके सारे एसेट्स बेचे जाएंगे इस अकाउंट में। दूसरा ये होगा, आपकी सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट भी यहीं पे करा जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट का काम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट का काम है बच्चों एसेट्स को बेचना, लाइबिलिटीज का पेमेंट करना, दैट इज इट। करेक्ट। दूसरा क्या बनाएंगे सर हम? दूसरा बच्चों हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सर कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट में एक तो रिजर्व्स देंगे पार्टनर्स को, जिसका जो पैसा है भाई अपने अपने रिजर्व्स लेके जाओ। अगला सेटलमेंट करेंगे कि फाइनल बैलेंस निकालेंगे कि कैपिटल कितना कितना बच रहा है। भाई जो पैसा लगाया हुआ है वो, रिजर्व्स पकड़ो, कुछ एसेट्स लाइबिलिटीज पेमेंट करने के बाद, सेटल करने के बाद कुछ प्रॉफिट बच गया तो वो पकड़ो। तीसरा हम लोग सीखते हैं बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट क्यों? भाई फाइनल पेमेंट तो करना है ना, एसेट्स बेचेंगे पैसा आएगा, लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे पैसा जाएगा, तो पैसे का अनजान बहुत है, तो आपको पता होना चाहिए कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, तो उसके लिए बैंक अकाउंट। ठीक है। वहीं पे बच्चों अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया हुआ है या फर्म को लोन दिया हुआ है तो पार्टनर लोन अकाउंट सेपरेट बनता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट सेपरेट बनता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो ये है, सावधान इंडिया सवाल जो है वो ये है, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही बनाने को आता है। तो जो तुमको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है वो इस पे करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट पे। सर रियलाइजेशन अकाउंट का क्या मतलब है? नाम में ही है, जो फाइनल सारी चीजें रियलाइज कराने में हेल्प करेगा। रियलाइज कराने का मतलब सारे एसेट्स बिकवाने में हेल्प करेगा, सारे लाइबिलिटीज का पेमेंट करने में हेल्प करेगा। ये मेन काम रियलाइजेशन का है, ये सब हम यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है। क्या क्या सीखना है हमें? वो ये 4 अकाउंट्स हैं। कौन कौन से 4? रियलाइजेशन, कैपिटल, बैंक और लोन। सही है। लोन भी पार्टनर्स का, आउटसाइडर का नहीं। सर क्या इस चैप्टर में कोई बैलेंस शीट नहीं बनती? बैलेंस शीट कहाँ बनेगी बच्चों? बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? एसेट्स और लाइबिलिटीज। एसेट तुम्हारे सारे बिक गए, लाइबिलिटी तुमने सारी चुका दी, तो फिर बचा ही क्या? कुछ भी नहीं बचा, है ना। बैलेंस शीट बची कहाँ? ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। डन, बढ़िया सर। अब हेडिंग डालो मेरे साथ साथ, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है सर। ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या आता है और कैसे कैसे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं? बच्चों बहुत ही सिंपल सा अकाउंट है, अगर तुमने एक बार समझ लिया ना तुम्हें पूरे चैप्टर में जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और मेरा प्रॉमिस है इतना मस्त तरीके से तुमको करा दूंगा ये चैप्टर कि कुछ भी सवाल कहीं से भी आ जाए। ये क्या सारे ही चैप्टर कराने हैं मुझे तो, लेकिन अभी ये कर रहे हैं तो इसकी बात करते हैं। आओ बेटा, सबसे पहले इस अकाउंट में क्या होगा? बच्चों सबसे पहले इस अकाउंट का काम क्या है? इस अकाउंट के 2 काम है। एक तो एसेट्स की सेल, एसेट्स की सेल, दूसरा लाइबिलिटीज का पेमेंट, लाइबिलिटीज का पेमेंट। इसके अन्य कोई लॉस हो गया, कोई फायदा हो गया, वो सब भी ये रिकॉर्ड करता है। कोई इनकम है, कोई एक्सपेंस है। भाई जब एसेट्स बेचेंगे तो कुछ खर्चे भी आ सकते हैं,
लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे, कुछ फायदे भी हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे भी रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। तो इसको ये करना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम हमारी बैलेंस शीट को बड़े ध्यान से देखेंगे। बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है ना, सब इधर ले आएंगे, ठीक है। इस अकाउंट में हम पहले एक बार ब्रॉट डाउन कर देंगे। अब एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस। एसेट सारे डेबिट साइड में आते हैं हमेशा, तो हम यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, सारे एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं बच्चों यहां ले आओ, सारे एसेट्स 100% एसेट्स यहां ले आओ, ठीक है। ध्यान रखना इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, जैसे डेटर। डेटर आपको कौन सी वैल्यू पे लेना है, डेटर एट ग्रॉस वैल्यू। सर ग्रॉस वैल्यू का क्या मतलब हुआ, ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है बच्चों बिफोर प्रोविजन। जैसे तुम्हारा बैलेंस शीट है, ये सपोज ये बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में आपको ऐसा दिखाया हुआ है डेटर 1,10,000 माइनस प्रोविजन 10,000, तो वैल्यू 1,00,000 बाहर आ गया। ऐसे होता है ना, कई बार प्रोविजन दिखाया होता है, तो आप यहाँ पे डेटर इस वैल्यू पे लोगे 1,10,000 पे, प्रोविजन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। तो डेटर ग्रॉस वैल्यू पे, गुडविल भी आप ब्रॉट डाउन करोगे, गुडविल ऑल्सो ब्रॉट डाउन। कई बार क्या होता है, हम लोग सारे चैप्टर्स में अभी तक चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सारे चैप्टर्स में गुडविल को राइट ऑफ करते आए हैं। गुडविल को हम बुक्स में से हटाते आए हैं, है ना, कि अगर बैलेंस शीट में एसेट में कोई गुडविल है राइट ऑफ कर दो, शूट एट साइट। इसमें ऐसा नहीं होगा। हमने वो गुडविल खरीदा हुआ है, जब बिजनेस बंद हो रहा है तो हम उसको बेच के जाएंगे, हम उसको सेल करेंगे, तो वो गुडविल भी यहाँ पे ब्रॉट डाउन करा जाएगा। तो सारे एसेट्स बच्चों पहले इधर लेके आ जाने हैं आपको, सारे एसेट्स उतार लो, ठीक है। इधर सारी लाइबिलिटीज उतार लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लाइबिलिटीज। यहां पे सारी लाइबिलिटीज ले आओ। अब लाइबिलिटीज में ध्यान रखना है, सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये वाला, ये 10,000 का जो प्रोविजन था ना, वो प्रोविजन यहाँ आएगा। एक 10 का डेटर इधर आएगा, 10,000 का प्रोविजन यहाँ आएगा, तो प्रोविजन इधर लेके आना है, ठीक है। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इधर ही आते हैं ये। कुछ बच्चे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को रिजर्व समझ के बांट देते हैं, नहीं, इधर ही आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो सारे एसेट्स इधर उतारो, सारी लाइबिलिटीज इधर उतारो, ओके। ये आपका फर्स्ट स्टेज है, ऐसा समझ लो कि ये पहला स्टेज होता है रियलाइजेशन अकाउंट का। अब क्या करूं सर, अब बच्चों तुमको सिंपली क्या करना है, ये जितने भी एसेट्स तुमने यहाँ पे उतारे हैं ना, ये सारे एसेट्स ये बिकेंगे, सेल होंगे, ये सेल होंगे तो बच्चों पैसा आएगा। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल पड़ा है ना, सारे इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट करे जाते हैं। तो इधर लिखेंगे हम बाय बैंक। ये बाय बैंक क्या है, एसेट सोल्ड। जितने भी एसेट्स बिकेंगे उनका पैसा यहाँ पे आएगा। सर क्रेडिट में ही क्यों आया, क्योंकि क्रेडिट में ही तो आते हैं सारे इनकम्स और गेन्स, है ना। सर अगर कोई एसेट कोई पार्टनर ले गया, भाई देखो ABC की फर्म है, ठीक है, अब उसके अंदर फर्नीचर है, सी ने बोला मुझे घर के लिए फर्नीचर चाहिए था, मुझे खरीदना ही था, फर्म तो बंद ही हो रही है, मेरे से पैसे ले लो, मैं ले जाऊंगा इसको, ऐसा भी तो हो सकता है ना, है ना। तो अगर कोई पार्टनर कोई एसेट ले गया तो उसका नाम लिख दो, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये क्या है, इफ एसेट इज टेकन बाय अ पार्टनर। अगर एसेट एक पार्टनर ले गया तो उसका नाम लिख दो। बेसिकली एसेट्स बिक रहे हैं, नॉर्मली बिका तो बाय बैंक, पार्टनर ले गया तो पार्टनर का नाम लिख दो, ठीक है, परफेक्ट, डन सर। अब एसेट सारे हमने बेच लिए, सही है। अगर किसी एसेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो फिर क्या करना है, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट एन एसेट। भाई सपोज इधर तुम्हारे पास फर्नीचर था और फर्नीचर के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला,
तो क्या करना है, अगर बच्चों वो टेंजिबल एसेट है तो उसको बेच दो, सेल एट बुक वैल्यू, जितने का बुक्स में था उतने का बेच दो। फर्नीचर अगर यहाँ 20,000 है तो आप यहाँ पे 20,000 में बेच दो। अगर वो इनटेंजिबल एसेट है तो उसको कंसिडर कर लो जीरो, कंसिडर निल। ये नियम याद रखना, ठीक है। अगर हमें कोई एसेट बेचना है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, फर्म तो बंद हो रहा है ना भाई, तो अगर टेंजिबल है तो उसको बुक वैल्यू पे बेचो, इनटेंजिबल है तो जीरो मान लो। ओके, समझ गए सर। अब आ जाओ आप लाइबिलिटीज पे। इन लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, तो पेमेंट कहाँ से होगा, डेबिट साइड से। मतलब ये जितने भी एसेट्स थे, एसेट सारे के सारे इधर बिके, लाइबिलिटी सारी की सारी इधर पे होंगी, ये इधर पे होंगी, उसको लिखूंगा एसेट टू बैंक। ये क्या है, लाइबिलिटीज पेड, लाइबिलिटीज पेड, ठीक है। अब अगर ऐसा हो गया कि लाइबिलिटी किसी पार्टनर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पे कर दी, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी लाइबिलिटी का पेमेंट कोई पार्टनर कर दे। अब भाई एबीसी की फर्म थी, सी ने बैंक लोन चुका दिया, उसने बोला मैं फर्म से बाद में पैसा ले लूंगा, तो ले सकता है वो बाद में। तो अगर किसी पार्टनर ने पे करा तो फिर उसका नाम लिखो आप यहाँ पे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ liability is paid by a partner। अगर लाइबिलिटी बच्चों एक पार्टनर ने पे कर दी तो ये आपको ध्यान रखना है, सही है। ओके, अब इसमें भी ऐसा होता है, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट अ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो आपको हमेशा क्या करना है, पे एट बुक वैल्यू। आपको हमेशा बुक वैल्यू पे उसको पे करना है, ये ध्यान रखना, सही है, परफेक्ट। तो सबसे पहले एसेट्स इधर ब्रॉट डाउन करो, इधर बिकेंगे, लाइबिलिटीज इधर लिखो, इधर पे होंगी। ये सारी जानकारी आपको क्वेश्चन देगा कि कौन सा एसेट कितने का बिक रहा है, कौन सी लाइबिलिटी कितने में पे हो रही है, सब क्वेश्चन बताएगा, तुम्हें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, आपको माइंड नहीं लगाना बिल्कुल भी, सब हर चीज क्वेश्चन बता देगा। अच्छा सर, समझ गए। अब इसके बाद बच्चों कुछ छुटर पुटर अगर खर्चे हों उनको हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोल देते हैं। तो अगर रियलाइजेशन के कुछ एक्सपेंसेस हुए तो वो भी आप यहाँ पे लिखोगे टू बैंक के नाम से। ये क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। ठीक है, किसी पार्टनर को अगर कोई कमीशन रेम्यूनरेशन वगैरह देनी है तो वो पार्टनर के नाम से लिख देना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर उसकी कोई रेम्यूनरेशन है, कोई रेम्यूनरेशन कोई पार्टनर मांग रहा है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी वगैरह। कुछ पार्टनर्स ना बच्चों जिम्मेदारी ले लेते हैं ये सारा काम कराने की, कि एसेट मैं बिकवाऊंगा, लाइबिलिटी का पेमेंट भी मैं ही करूंगा, उसके बदले मुझे इतना पैसा चाहिए। करेक्ट है। बस अब आपको क्या करना है, सिंपली क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेबिट में से माइनस करो। अगर डिफरेंस डेबिट में आया तो उसको बोलूंगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और अगर डिफरेंस क्रेडिट में आया तो उसको बोलेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। भाई तुमने जीवन भर में बहुत सारे अकाउंट बनाए हैं, प्रॉफिट हमेशा आपने देखा है डेबिट में आता आया है, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो, चाहे वो नेट प्रॉफिट हो, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हो, प्रॉफिट हमेशा डेबिट साइड में आता है। तो इधर आया तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और क्रेडिट में आया तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है। अब सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो लॉस आया, ये लॉस, या फिर ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इसमें तो एक ही रेशो है बच्चों चैप्टर में, कोई ओल्ड रेशो नहीं है, कोई न्यू रेशो नहीं है। फर्म बंद हो रही है, एक ही रेशो है, उसी में सब कुछ होगा। करेक्ट है? लो सर,
ये आपका पूरा रियलाइजेशन है। इसका मतलब रियलाइजेशन में 3 मेन चीजें हैं, 3 मेन स्टेप है। ये इसका स्टेप 1 है जो मैंने वाइट से लिखा। इसमें क्या करना है, आपको सारे एसेट्स इधर लिखने हैं, सारी लायबिलिटीज इधर लिखनी है, ठीक है। ये इसका स्टेप 2 है जो मैंने येलो से लिखा। सारे एसेट्स को इधर बेच दो, सारी लायबिलिटीज को इधर पे कर दो। ये आपका स्टेप 3 है। अगर कोई छोटा मोटा और खर्चा आया है, किसी रिलेशन का एक्सपेंस है, पार्टनर का कोई सैलरी है, वो पे करो और प्रॉफिट या लॉस निकालो। फिर ये प्रॉफिट या लॉस कहाँ चले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। सिंपल, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से। डन हो गया, बढ़िया सर, मजा आ गया। तो बड़ा आसान सा लग रहा है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा और मजा आ जाएगा। आज पहले सारे कॉन्सेप्ट्स लिख लो। एक बार कॉन्सेप्ट रजिस्टर तैयार हो गया ना, फिर तुम्हारे से कुछ भी पूछ ले, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। आओ सर, अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट में। सर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होगा? कुछ बहुत मुश्किल काम है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। एक हमारा चिंटू, एक हमारी चिंटी, फिर से एक हमारा चिंटू, एक हमारी चिंटी, ये पर्टिकुलर्स, इधर भी पर्टिकुलर्स। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। नियम क्या है, कैपिटल क्रेडिट में बढ़ता है, डेबिट में घटता है। ये बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कैपिटल का नेचर, क्रेडिट में बढ़ना, डेबिट में कम होना। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस यहाँ उतार लेना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी बैलेंस शीट में इनके कैपिटल दिए होंगे उतार लेना, है ना भाई। तुम्हारी बैलेंस शीट कैसी होती है? आ जाओ, एक छोटी सी बैलेंस शीट भी बना देते हैं। ये तुम्हारी बैलेंस शीट होती है। इसमें क्या होता है, इसमें इधर नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और कैपिटल। कुछ रिजर्व्स भी होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। टोटल करा, बैलेंस शीट समाप्त। यही तो होती है बैलेंस शीट। अब देखो, ये जो एसेट्स हैं तुम्हारे, ये एसेट्स कहाँ गए? सिर्फ बैंक को छोड़ के, बैंक के लिए बैंक अकाउंट बनेगा, बाकी ये सारे एसेट्स कहाँ गए? रियलाइजेशन में। वहाँ पे ब्रॉट डाउन करें ना डेबिट साइड में, ये सब रियलाइजेशन में गए। ये लाइबिलिटीज कहाँ गई? पार्टनर्स लोन को छोड़ के बाकी सारी लाइबिलिटी। पार्टनर का अपना घर है, पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा वो। बाकी सारी लाइबिलिटी कहाँ गई? रियलाइजेशन में गई, क्योंकि एसेट और लाइबिलिटी का घर तो हमने रियलाइजेशन बनाया। कैपिटल अपने घर में आ गया, नहीं आ गया? अब बचा क्या? कैपिटल अपने घर में आ गया, अब बचे रिजर्व्स। ये रिजर्व्स भी बच्चों डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स में, यही करते आए हो, है ना। तो आप सबसे पहले यहाँ पे रिजर्व्स बांट दोगे सारे। जो भी आपके रिजर्व्स हैं, जो भी आपका P&L का बैलेंस बच रहा होगा, वो सब बांट दो। ठीक हो गया। अब इन केस बच्चों कोई एसेट कोई पार्टनर ले गया तो फिर उससे पैसा लेना है ना भाई। कोई एसेट अगर कोई पार्टनर ले गया, जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये देखो, ये एसेट पार्टनर ले गया था, एसेट इज टेकन बाय पार्टनर। तो पार्टनर से पैसा लेना है ना, कैपिटल से पैसा काटेंगे, तो इसके क्रेडिट में तो कैपिटल के डेबिट में। तो कैपिटल के डेबिट साइड में लिखा जाएगा वो किस नाम से? टू रियलाइजेशन। ये क्या है? एसेट टेकन ओवर। अगर कोई एसेट कोई पार्टनर ले जाता है तो उससे पैसा लेंगे ना, देखो कैपिटल इधर कम होती है, ऐसा। और अगर पार्टनर ने किसी लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया तो वो अपना पैसा मांगेगा, उसको पैसा मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे बाय रियलाइजेशन। ये क्या है? लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर। तो वो अपना पैसा मांगेगा, बोलेगा भैया मेरा पैसा दो, लाइबिलिटी तो तुम्हारी थी, मैंने तो एक बार वैसे ही पे करी थी, है ना। तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? ये तो आपके ओपनिंग बैलेंस आ गए, ये तो हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। ये आपके रिजर्व्स हो गए, ये कोई एसेट या लाइबिलिटी जो हमने एडजस्ट करी वो हो गए। बस सिंपल, और तो कुछ है नहीं भाई, और तो कुछ होता नहीं है, यही सब डिस्ट्रीब्यूट होता है, यही सब होता है बस। अब हम लास्ट में इनका बैलेंस निकाल लेंगे, इधर जिधर भी आएगा बैलेंस, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ये हम फाइनल बैलेंस निकाल लेंगे और इसको कर देंगे क्लोज। जो फाइनल बैलेंस होता है ना बच्चों, बैलेंस को बैलेंस तो तब बोलते थे जब ये बैलेंस शीट में जाता था। अब तो कोई बैलेंस शीट ही नहीं है,
तो इस बार हम इसको सीधा पे करते हैं बैंक अकाउंट से, तो इसको लिखते हैं सिंपल टू बैंक अकाउंट। क्या लिखते हैं इसको? टू बैंक अकाउंट। तो डिसोल्यूशन में जब आप कैपिटल बनाते हो तो हर चैप्टर में कैपिटल बनाते थे, बैलेंस आता था, बैलेंस लिखते थे। यहाँ बैलेंस नहीं लिखते, यहाँ क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट। ये सिंपली इसका पेमेंट होगा, समझे? तो ये तुम्हारे नालायकों बेसिक 2 अकाउंट है जो तुमको बनाने आने चाहिए, रियलाइजेशन भी, पार्टनर कैपिटल भी। क्या ये क्लियर हुआ? अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आई सारी चीज़ें? सही है ना? क्लियर है? डन सर, बढ़िया तरीके से समझ गए ये तो हम। आओ जरा कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें और बता दूं, फिर काम समाप्त। अगर सर एग्जाम में जर्नल एंट्री करने आ गई तो फिर हम क्या क्या जर्नल एंट्रीज करेंगे? अगर इन सब की जर्नल एंट्री करने को आ गई तो फिर हम क्या क्या जर्नल एंट्री करेंगे? देखो, सबसे पहला काम क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना, ट्रांसफर एंट्री इसकी। तो ये क्या ट्रांसफर हुआ? सारी की सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर हुई, तो एंट्री ये रिलेशन के क्रेडिट में आया, तो एंट्री बनेगी सारी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटीज सारी डेबिट करो टू रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन, सब के सब इधर लिख दो। ठीक हो गया? लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन। सर अगर एसेट्स ब्रॉट डाउन करे तो ये कहाँ पे ब्रॉट डाउन करे? रियलाइजेशन के डेबिट में, तो यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। ये रियलाइजेशन के डेबिट में आए थे तो रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स, ये क्रेडिट में आई थी तो लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। ठीक है? अब एसेट्स बिक गए बच्चों, एसेट्स बिके तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ रहे हैं, तो रियलाइजेशन तो क्रेडिट ही हो रहा है। रियलाइजेशन तो क्या हो रहा है? क्रेडिट। एसेट्स बिके तो क्रेडिट होगा, फायदा हो रहा है ना। अब अगर पैसा मिल गया तो बैंक को डेबिट कर दो, तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पैसा नहीं मिला, कोई पार्टनर ले गया, तो उसका नाम लिख दो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है? तो अगर नॉर्मली बिक गया तो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले गया तो पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। बात तो वही है। ठीक है? सिमिलरली लायबिलिटी का पेमेंट हुआ तो रियलाइजेशन के डेबिट से होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर आपने पे कर दी इमीडिएटली तो टू बैंक, पार्टनर ने पे कर दी तो पार्टनर का नाम लिख दो, उसको पैसा देना है, ये एंट्री बनेगी। ठीक है? जब एसेट्स बिकते हैं तो बैंक डेबिट, पार्टनर ने ले लिया तो पार्टनर का कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, इधर से ही हो जाती हैं। सही है सर? बढ़िया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, ये हमारी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री हो गई। रेम्यूनरेशन की एंट्री, पार्टनर को मिल रहा है ये पैसा, तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिख दूं, पीसी अकाउंट चलेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, ये हो गई रेम्यूनरेशन की। अब सर प्रॉफिट हुआ तो उसकी एंट्री, प्रॉफिट बेटा डेबिट में होता है, तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सर लॉस हुआ तो क्रेडिट में होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सिंपल। ठीक है? इधर क्या हो गया? रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, इधर हो गया पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। लो सर, जर्नल एंट्रीज भी हमने साथ साथ लिख ली सारी, नोट कर लो बेटा सब। ये तुम्हारा पूरा चैप्टर का बेस बनेगा। आज वाला लेक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। पूरे चैप्टर में कहीं भी उलझोगे नोट्स खोल लेना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? बढ़िया हो गया सर। अब यहां पे देखो, बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती, रिजर्व्स की क्या एंट्री होती है? रिजर्व्स डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ऑलरेडी हमने कर ली। अगर पार्टनर ने लायबिलिटी पे करी तो फिर उस केस में क्या होता है? रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना? ये भी हमने कर ली।
अगर पार्टनर एसेट ले गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर ये फाइनल सेटलमेंट की एंट्री, फाइनल सेटलमेंट की एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर अगर ये बैलेंस इधर आ गया, बैलेंस तो इधर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बच्चों, बैलेंस इधर भी आ सकता है, फिर हो जाएगी बैंक टू रियलाइजेशन। ठीक है, ये फाइनल सेटलमेंट की एंट्री होती है। सर क्या इसके अलावा कुछ और एंट्रीज भी हैं? हाँ, कुछ एंट्रीज और हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, इसकी रिलेशन टू बैंक हमने सिंपल करी ना, इसकी कुछ एंट्रीज और होती हैं, WCR की एंट्रीज है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, या फिर इनको हम एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन भी बोल सकते हैं, और एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन, ये भी हम इनको बोल सकते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं या एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन पे आ जाते हैं। बच्चों होता क्या एक्चुअल में, जब भी हम ये सारा रियलाइजेशन वाला काम करते हैं कि फर्म बंद हो रही है, राइट, एसेट्स को बेचना है, लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, तो हमारे पास ये सब काम करने में ना कुछ खर्चे आते हैं कि भाई एसेट्स की बोली लगवानी पड़ेगी, ऑक्शन होगा, लाइबिलिटीज का सेटलमेंट करना पड़ेगा, पेपर वर्क होता है, तो उसमें ना बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। उन खर्चों की क्या जर्नल एंट्रीज होंगी ये हमको सीखना है। अब नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि यूजुअली एंट्री ये होती है कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही तो हम सीख के आए लास्ट क्लास में कि डेबिट में सारे खर्चे लिख देते हैं हम। तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक हमने लास्ट क्लास में सीखा, ये एंट्री हम पास कर देंगे। ठीक है, बट इसमें ना थोड़ा सा और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज आपको सीखने हैं। सही है, तो देखो सबसे पहले एक्सपेंसेस के ना दो केसेस बनते हैं। सबसे पहले ये है बच्चों कि एक्सपेंस है किसका, क्या एक्सपेंस बॉन्ड बाय फर्म है या एक्सपेंस बॉन्ड बाय पार्टनर है। सर इसका क्या मतलब हुआ, बॉन्ड बाय फर्म का मतलब होता है बेटा कि फर्म का खर्चा है, बॉन्ड बाय पार्टनर का मतलब होता है बेटा कि पार्टनर का खर्चा है। ठीक है, अब इसमें आता है कि पे किसने करा, पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, इधर भी पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। लो सर देखो बच्चों, तो ये हमारे पास ABCD 4 केसेस हैं जो इस पूरे कॉन्सेप्ट में बन सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले केस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला केस क्या है, देखो सबसे पहला केस है कि एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय फर्म, यानी फर्म का खर्चा है और पे भी फर्म ने ही किया है। सबसे सिंपल, सबसे नॉर्मल केस, फर्म का खर्चा है, फर्म ने पे करा। अब बच्चों सोचो फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आना चाहिए। भाई फर्म के सारे खर्चे रियलाइजेशन के डेबिट में आते हैं, तो इसको हम यहां पे करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। फर्म का खर्चा रियलाइजेशन के डेबिट में आ गया। पे किसने करा, फर्म ने पे करा। फर्म ने पे करा तो फर्म का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बेटा बैंक किस साइड कम होता है, क्रेडिट में, एसेट क्रेडिट में कम होता है ना, तो एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी सिंपल, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यही एंट्री होती है। एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। ठीक है, अब दूसरा केस देखो, बॉर्न बाय फर्म लेकिन पे कौन कर गया, पार्टनर। अब देखो खर्चा फर्म का है तो रियलाइजेशन में तो लिखा जाएगा ना, फिलहाल भाई पे चाहे किसी ने करा वो एक अलग बात है। एक बार खर्चा किसका है, फर्म का है ना, तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पे किसने करा सर, पेड बाय पार्टनर। बेटा पार्टनर ने पे करा, अगर पार्टनर ने पे करा तो फर्म के बैंक से तो पैसा नहीं कटा, तो बैंक तो क्रेडिट होगा नहीं इस बार। जब फर्म पे करती है तो फर्म का बैंक क्रेडिट होता है। तो सर अगर पार्टनर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी से पे करा तो पार्टनर को ये पैसा हमको देना है। अब पार्टनर को कोई भी पैसा फर्म ने देना है तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखना,
फर्म का खर्चा फर्म ने पे करा बच्चों अगर, तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे करा अगर, तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों एक्सपेंसेस अगर बॉर्न बाय पार्टनर है, सर खर्चा किसका है? पार्टनर का। खर्चा पार्टनर का है बेटा, तो रियलाइजेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि खर्चा फर्म का है ही नहीं। फर्म का खर्चा होगा तभी तो रियलाइजेशन में आएगा। खर्चा इस बार पार्टनर का है। अगर पार्टनर का है और पे किसने कर दिया? फर्म ने पे कर दिया। तो बच्चों अगर फर्म ने पे कर दिया तो फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो 2 में तो आएगा बैंक अकाउंट कि भाई ठीक है, फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा कट गया। तो 2 में तो हमारे पास क्या आ गया? बैंक अकाउंट आ गया। अब खर्चा किसका था? पार्टनर का था। अगर खर्चा पार्टनर का था तो रियलाइजेशन में तो आएगा नहीं। कहां पे आएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। सर डेबिट में क्यों आया? बच्चों देखो, खर्चा पार्टनर का था, पे फर्म ने कर दिया, तो फर्म उससे अपना पैसा वापस मांगेगी ना। जब उसको पैसा देना था तो कैपिटल क्रेडिट किया था, पैसा लेना है तो कैपिटल डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक का क्या मतलब हुआ कि क्योंकि पेमेंट फर्म ने करा। ध्यान रखना, जब भी पेमेंट फर्म करेगी तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। सही है या नहीं है? तो एंट्री बनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब चौथा केस देखो, खर्चा पार्टनर का, पे भी पार्टनर ने करा। भाई पार्टनर का कोई खर्चा है, पार्टनर ने अपने लिए च्युइंगम खरीदी है और पार्टनर ने ही उसका पेमेंट भी करा है, तो फर्म को उससे क्या मतलब है भाई? बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस केस में देयर विल बी नो एंट्री। पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पे करा, कोई एंट्री ही नहीं है। तो मेनली 4 केस बनते हैं। फर्म का खर्चा फर्म ने भरा, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। फर्म का खर्चा पार्टनर ने भरा, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का खर्चा फर्म ने भरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने भरा, तो देयर विल बी नो एंट्री। ये 4 केस बच्चों हमेशा ध्यान रखने हैं। लो जी, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाफट से। डन। अब एक नोट लिखो इसके नीचे, एक नोट लिखेंगे, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट about who will bond and pay the expenses, it will always be firm। ये ध्यान रखना बच्चों। अगर क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है कि किसका खर्चा किसने पे करा, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, किस चीज के बारे में? हु विल बॉर्न एंड हु विल पे द एक्सपेंसेस। क्वेश्चन ने बताया ही नहीं कि खर्चा किसका होगा और पे भी कौन करेगा। द क्वेश्चन इज साइलेंट। सर अगर ऐसा हुआ तो फिर हम क्या मानेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना, इट विल ऑलवेज बी द फर्म। हमेशा हम ये मानेंगे कि फर्म का खर्चा है और फर्म ही पे कर रही है। दिस इज द कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। ओके, परफेक्ट। चलो सर इसको भी नोट करो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मेरी जान। अब हम आगे चलते हैं और एक दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो आज का जो पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखना था वो था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये है मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 आज के लिए, जो आपने सीख लिया है। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे। आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। अब देखो बच्चों, नॉर्मली हम रिजर्व्स को क्या करते हैं? नॉर्मली जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट। यही तो सीखते हैं हम, पूरी पार्टनरशिप में यही करके आए हो। जितने भी रिजर्व्स हैं आप नॉर्मली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करेंगे सर? इसके बेटा 2 केस बनेंगे, ध्यान रखना, केस 1, केस 2। ठीक है, केस 1 और केस 2 क्या है? जब भी आपको IFR दिखाई दे, IFR किधर दिखाई देगा आपको? लायबिलिटी में दिखाई देगा। भाई सारे रिजर्व्स लायबिलिटी में होते हैं ना, तो ये आपको कहां दिखाई देगा? लायबिलिटी में दिखाई देगा। तो जब भी आपको IFR दिखाई दे, सबसे पहले चेक करो, चेक इफ
इन्वेस्टमेंट इज गिवन, चेक करो कि क्या इन्वेस्टमेंट गिवन है एसेट्स में। इफ नो, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर क्या करना है, IFR का सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एंट्री बनेगी IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस बार आपको सिंपली क्या करना है, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको लायबिलिटी में दिख रहा है तो आप एसेट्स में देखो कि क्या इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर तो सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके सर, कौन सी रेशो में? बेटा इस चैप्टर में एक ही रेशो होती है, वही ओल्ड है, वही न्यू है, वही गेनिंग है, वही सैक्रिफाइसिंग है, सब वही है, ठीक है। और सर अगर इन्वेस्टमेंट हुआ, इफ यस इन्वेस्टमेंट है, फिर क्या करेंगे? अगर इन्वेस्टमेंट है बच्चों तो फिर आप इसको रियलाइजेशन अकाउंट में एक नॉर्मल लायबिलिटी की तरह ब्रॉट डाउन कर दोगे। तो फिर आपकी एंट्री क्या बनेगी? फिर आपकी एंट्री बनेगी IFR डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बस इतना काम करना है आपको, ध्यान रखना। तो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है फिर तो आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट है उस केस में आप सिंपली IFR को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ये नियम है, याद रखने हैं। इसका इंपैक्ट भी वही आ रहा है बच्चों, रियलाइजेशन के आपने क्रेडिट में ट्रांसफर करा। देखो ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। सपोज ये रियलाइजेशन अकाउंट है, अब रियलाइजेशन अकाउंट में आपने इधर ब्रॉट डाउन कर दिया बाय IFR, लेट सपोज 90,000 रुपए का। अब क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं तो क्या होगा? अल्टीमेटली ये 90,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। ये जो प्रॉफिट आएगा 90,000 रुपए का, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनकी रेशो में। तो अल्टीमेटली हो तो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ही, यहां भी पार्टनर्स कैपिटल में ही जा रहा है, यहां भी पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा, बस यहां डायरेक्टली जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है तो फिर वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है। तो ये ध्यान रखना, अगर इन्वेस्टमेंट है तो ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, IFR टू रियलाइजेशन। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दो IFR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन बेटा, ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सर तीसरा सिखा दो अब जल्दी से। कॉन्सेप्ट नंबर 3 सिखाता हूं अब नालायकों को। कॉन्सेप्ट नंबर 3 और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर इसमें कितने केसेस बनेंगे? इसके अंदर बेटा 4-5 केसेस इसमें बन जाते हैं। 1 बाय 1 सारे देखते हैं। केस नंबर 1, सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब क्या होता है? सिंपली बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? जो रिजर्व आपने वर्कर्स के लिए बनाया वही सेम केस, ठीक है। मैं मान रहा हूं कि A और B इक्वल पार्टनर्स हैं और जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन्होंने बनाया हुआ है वो 60,000 रुपए का बनाया हुआ है। ये मैं मान के चल रहा हूं। ये तुमको कहां दिख रहा है? लायबिलिटी में दिख रहा है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में तुमको एक WCR 60,000 का दिखाई दे गया, ठीक है। 2 पार्टनर्स हैं A और B, बराबर बराबर पार्टनर है। केस नंबर 1, कोई भी क्लेम नहीं है। एडजस्टमेंट में कोई भी क्लेम नहीं है वर्कर का, देयर इज नो क्लेम। तो क्या सीखा है हमने? जब कोई भी क्लेम नहीं होता तो सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो एंट्री बनेगी WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पास 2 पार्टनर हैं तो 2A 2B, सीधा सीधा बांट देंगे। अगर कोई क्लेम नहीं है तो सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। केस नंबर 2, क्लेम है 30,000 रुपए का। सपोज क्लेम कितने का है? 30,000 रुपए का, या 40,000 रुपए कर देता हूं। लो, क्लेम है मेरे पास 40,000 रुपीज का। रिजर्व कितने का था बेटा? 60 का। क्लेम कितने का आ गया? 40,000 का। इसका मतलब समझ रहे हो बेटा कि हमने 40,000 रुपए वर्कर ने हमारे से मांग लिए कि भैया पेमेंट करो मेरा। वर्कर 40,000 रुपए मांग रहा है, तो अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जितना क्लेम है उतना WCR रियलाइजेशन में डालो। WCR डेबिट टू रियलाइजेशन। सबसे पहले तो ये काम करो, जितना क्लेम है 40,000 रुपए। सर जो बच गया उसका क्या करें? कितना बचा बेटा?
60 में से 40 का तो क्लेम हो गया, 20,000 का बचा, वो पार्टनर्स घर ले जाएंगे। WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 60 में से 40 चले गए तो 20,000 20,000। तो पहली एंट्री तो ये हुई, दूसरी एंट्री ये हुई। आप चाहो तो इसको कंबाइन भी कर सकते हो, WCR डेबिट टू रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखो 60 में से 40 का क्लेम तो लाइबिलिटी बन गई, वो तो रियलाइजेशन में गया, जो बाकी बच गया वो पार्टनर्स में बच गया। अब सर फर्म तो बंद हो रही है तो लाइबिलिटी तो कोई छोड़ नहीं सकते, तो जो 40 की लाइबिलिटी है इसको पे भी करो। लाइबिलिटी पे कहां से होती है? रियलाइजेशन के डेबिट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी पूरी पेमेंट होगी 40,000 रुपए की। तो ध्यान रखना बच्चों, जितना क्लेम है वो लाइबिलिटी में ट्रांसफर करो, बचा हुआ पार्टनर घर लेके जाएंगे और फिर लाइबिलिटी का पेमेंट भी होगा क्योंकि फर्म हो रही है बंद। समझे? थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स, राइट? चलो केस नंबर 3। अगर क्लेम हो जाए बाबू 60,000 रुपए का, क्लेम कितने का हो जाए? 60,000 रुपीज का। रिजर्व भी 60 है, क्लेम भी 60 है। अब सोचो सर, रिजर्व भी 60, क्लेम भी 60, इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जोड़े थे 60,000 और क्लेम भी 60 आ गया। अब क्या किया जाए? पार्टनर के पास घर ले जाने के लिए कुछ नहीं है, तो ये वाली एंट्री तो होनी नहीं। तो सिंपली क्या करेंगे, जितना क्लेम है उसको ट्रांसफर करो। पहले तो WCR डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पूरा 60,000 रुपए, और फिर इसको पे कर दो। रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 60/60। लो सर, WCR टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक, परफेक्ट हो गया। हाँ सर ये तो क्लियर हो गया। चौथा केस, आओ जी। फोर्थ केस, केस नंबर 4। अगर क्लेम हो जाए 80,000 रुपए का, सर फिर क्या करेंगे? हमारे पास रिजर्व 60 था लेकिन क्लेम 80 हो गया। अब देखो बेटा, बैलेंस शीट में 60 की लाइबिलिटी है तो मैं ट्रांसफर तो 60 ही कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि लाइबिलिटी 60 की थी। तो हम सबसे पहले ट्रांसफर तो मैक्सिमम जितना कर सकते हैं उतना कर देंगे। मैक्सिमम मेरे पास 60 है तो हमने ट्रांसफर कर दिया 60। WCR टू रियलाइजेशन 60/60। अब जितना पे करना है, क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो आप ये तो कह नहीं सकते कि पैसा नहीं है भाई, तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, पे आपको पूरा करना पड़ेगा 80। यहां पे रिवैल्यूएशन मत खोल देना ना लायक हो, तुम्हारा कुछ नहीं पता। तो सिंपली जो मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हो वो ट्रांसफर करो, क्योंकि मेरे पास रिजर्व 60 का था तो मैक्सिमम 60 ट्रांसफर कर सकता था भाई। बैलेंस शीट से लाइबिलिटी मैक्सिमम 60 आ सकती थी, वो आ गई। पेमेंट पूरा करो, रिलेशन टू बैंक पूरा 80। ठीक हो गया? तो ये 4 केसेस बेटा हमारे पास तब बनते हैं जब रिजर्व अवेलेबल हो। लो सर, एक 5वां केस और है, वो पहले लिखवा दूं, स्क्रीनशॉट लोगे या पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना? ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके नीचे नोट कराता हूं। डन? अब देखो यहां पे केस नंबर 5 होता है, इफ देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो ही ना, और क्लेम हो 50,000 रुपए का, फिर हम क्या करेंगे? कोई रिजर्व ही नहीं है लेकिन क्लेम है बस 50,000 रुपए का, मतलब हमने WCR बनाया नहीं और वर्कर मेरे से कंपनसेशन मांग रहा है 50,000 रुपए का। फिर मैं क्या करूं भाई? फर्म बंद हो रही है, कोई लाइबिलिटी आई है, पेमेंट तो करना पड़ेगा आपको लाइबिलिटी का। तो इस केस में आप क्या करते हो? इस केस में क्योंकि बैलेंस शीट में कोई रिजर्व था ही नहीं तो ट्रांसफर करने का तो ऑप्शन ही नहीं है, सीधा पेमेंट करूंगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डायरेक्टली 50,000 रुपए का मैं पेमेंट कर दूंगा। तो इसका ध्यान रखना बच्चों कि अगर आपके पास कोई रिजर्व नहीं है, डायरेक्टली क्लेम है, तो आप सीधा रिलेशन डेबिट टू बैंक 50,000 50,000 सॉर्टेड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
नेसेसरी अकाउंट्स हमको यहाँ पे बनाने हैं। अब सर नेसेसरी अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर नेसेसरी अकाउंट हमारे पास 3 है मेन, ठीक है। कौन कौन से 3 मेन अकाउंट है, आओ जरा। सबसे पहला है बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा है हमारे पास कैपिटल अकाउंट, और तीसरा इस चैप्टर में बैंक अकाउंट होता है, बैलेंस शीट नहीं होती, ठीक है। तो हम जो दूसरा अकाउंट बनाएंगे वो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। 3 पार्टनर्स हैं, छोटे छोटे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। ये कैपिटल अकाउंट हो गया, और एक छोटा सा बैंक अकाउंट वो यहां बना दो, ये हमारा बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है, परफेक्ट। पार्टनर्स कौन कौन है, ABC है आई फील, हाँ ABC किथे गया C, ये आ गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आओ सर, अब जरा सवाल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिस इज पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आप लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, A, B and C were in partnership sharing profits in the ratio 2:1। 3 पार्टनर्स हैं, ABC उनका नाम है, रेशो उनका 2:1 है। Their balance sheet showed the following position on the date of dissolution। डिसोल्यूशन की डेट पे बच्चों ये हमको बैलेंस शीट दी हुई है। अब बैलेंस शीट में काफी कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास काफी सारी एडजस्टमेंट्स भी दी हुई हैं, ठीक है। तो अब आप बड़े ध्यान से देखोगे और एक एक करके चीजें समझने की कोशिश करोगे कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, जिसका घर आपके पास है ना, वो सब चीजें वहां भेज देंगे। जैसे मेरे पास बैंक अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है और रियलाइजेशन है। तो पहले बैंक का बैलेंस देखो, क्या बैंक का बैलेंस है यहाँ पे, ये रहा, कैश एट बैंक 10,000 है ना। तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे 10,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 10,000 हमने बैंक में लिख दिए। ध्यान रखना बैलेंस शीट में जो भी चीज राइट है वो लेफ्ट आएगी, जो लेफ्ट है वो राइट आएगी, तुमको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो बैंक इधर था, अगर ये बैलेंस शीट होती तो बैंक इधर था एसेट में, इधर आ गया ये, ठीक है। अब कैपिटल का बैलेंस देखो, कैपिटल का बैलेंस कितना है, कैपिटल का बैलेंस है सर ABC का 40-20-20। चलो सर 40-20-20 हमारा कैपिटल का बैलेंस है, तो 40-20-20 ये आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारा कैपिटल का बैलेंस आ गया, ठीक है सर। अब सारे एसेट्स ट्रांसफर कर लूं। मैंने आपको क्या सिखाया था कि सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगी, ठीक है। तो सारे एसेट्स ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से हैं, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, गुडविल। सर गुडविल राइट ऑफ नहीं होगा, नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास लिखो कहीं कॉपी में, इस चैप्टर में गुडविल राइट ऑफ नहीं होता। बच्चों राइट ऑफ क्यों नहीं होता, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर रहे, हम बिजनेस बंद कर रहे हैं। तो जैसे हमने ये गुडविल खरीदा है वैसे ही हम इसको बेच देंगे, है ना। तो गुडविल राइट ऑफ नहीं करना। क्या क्या है, फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, गुडविल। फिक्स्ड एसेट, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, गुडविल, सब हम इधर ब्रॉट डाउन कर देंगे। देखो सबके बैलेंस मैंने ब्रॉट डाउन करने हैं, ठीक है। अब डेटर पे ध्यान रखना, डेटर हमेशा बिफोर प्रोविजन आता है इधर, उसका प्रोविजन इधर ब्रॉट डाउन होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, प्रोविजन हमेशा लाइबिलिटी साइड में ब्रॉट डाउन करा जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू देखो कितना कितना वैल्यू है सर, वैल्यू है बच्चों हमारे पास 50-60। डेटर इस पे लेंगे बिफोर प्रोविजन, ऑलवेज रिमेंबर डेटर बिफोर प्रोविजन, ठीक है। 50-60-30 20-18, 50-60-30 20-18, 50-60-30 20-18, और प्रोविजन था 2000 का, 2000 का बच्चों प्रोविजन भी लिख दिया। देखो हमने एसेट साइड तो पूरा खाली कर दिया,
एसेट साइड पूरा खाली कर दिया बच्चों, जो जो चीजें थी फिक्स एसेट रियलाइजेशन में, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, गुडविल भी, बैंक अकाउंट में गया, तो ये तो पूरा खाली हो गया, कर दिया। अब इधर की बारी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे देखते चलते हैं। क्रेडिटर बीपी ए का लोन, देखो बच्चों ए एक पार्टनर है और फर्म की लाइबिलिटी है, इसका मतलब फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हुआ है। तो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी पार्टनर का लोन होगा ना तो लोन अकाउंट बनेगा, ध्यान रखना। पार्टनर का जब लोन होगा तो लोन अकाउंट बनेगा। तो एक छोटा सा लोन अकाउंट बना देंगे हम, छोटा सा लोन अकाउंट बनाएंगे बच्चों। यहां पे नीचे बना देता हूं, यहां बना देते हैं ए का लोन अकाउंट, सिर्फ 2 लाइन का, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ पार्टनर का बनेगा। अगर किसी आउटसाइडर का लोन है तो वो नॉर्मल लाइबिलिटी है, उसको यहाँ पे लाइबिलिटी की तरह ब्रॉट डाउन करेंगे। पार्टनर का लोन है तो वो लोन अकाउंट बनेगा, ठीक है। चलो जरा पहले तो लाइबिलिटी लिखना शुरू करते हैं, कौन कौन सी हैं। देखो लाइबिलिटी हमारे पास कौन कौन सी है, क्रेडिटर है, बीपी है, ए तो पार्टनर है। अब देखो मिसेज ए से भी लोन लिया हुआ है फर्म ने, यानी ए की वाइफ से भी लोन लिया हुआ है फर्म ने, लेकिन उसकी वाइफ, हम फर्म है, हमारे लिए तो आउटसाइडर है भाई। ए तो हमारे लिए पार्टनर है, लेकिन मिसिज ए एक आउटसाइडर है। तो ध्यान रखना, पार्टनर का भाई, बहन, वाइफ, बच्चे, रिश्तेदार, कोई भी हो, हमारे लिए आउटसाइडर है बच्चों। ऑलवेज रिमेंबर, सिर्फ पार्टनर का लोन अकाउंट बनेगा। एबीसी पार्टनर है तो एबीसी का लोन अकाउंट बनेगा, ये ध्यान रखना। ओके, बढ़िया सर। तो हमारे लिए लाइबिलिटी कौन कौन सी हो गई, क्रेडिटर, बीपी, मिसेज ए का लोन है फिलहाल तो। WCR अभी देखते हैं, क्रेडिटर, बीपी और मिसेज ए का लोन। क्रेडिटर, बीपी और मिसेज ए का लोन। देख रहे हो मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा, सिर्फ जो चीजें लेफ्ट थी वो राइट ट्रांसफर हो रही है, जो राइट थी वो लेफ्ट ट्रांसफर हो रही है, कोई दिमाग नहीं लगाया अभी तक, ठीक है। और जो ए का लोन है वो इधर आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब सर मैं अमाउंट भरना चाहता हूं बिफोर WCR, कितना कितना अमाउंट आ जाएगा, 40, 10, 20, 16, 40, 10, 20, 16, ठीक है। उसके बाद WCR है। WCR का मैंने आपको क्या सिखाया था, WCR में आपको ये देखना पड़ेगा कि सर क्या कोई क्लेम है, अगर क्लेम है तो उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे, क्लेम नहीं है तो पूरा बांट देंगे। तो WCR 20,000 का है, कोई क्लेम है क्या, फर्नीचर की बात हो रही है, स्टॉक की बात हो रही है, बेड डेट्स की बात हो रही है, रिलेशन एक्सपेंसेस की बात हो रही है। क्लेम ऑफ 6400 फॉर डैमेजेस है और कुछ नहीं है। WCR का कोई क्लेम नहीं है बच्चों। अगर क्लेम नहीं है तो क्या करें फिर, WCR को बांट दे क्या, कोई क्लेम तो है नहीं। तो 20,000 को 221 में, 20,000 को 221 में ये घर ले जाएंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 8,000, 8,000, 4,000। देखो 221 में तो यही बैठता है ना, बढ़िया सर, ये भी हो गया जी। अब देखो क्या लाइबिलिटी भी सारी की सारी खत्म, एसेट्स भी सारे के सारे खत्म, सब ट्रांसफर कर दिया या नहीं कर दिया हमने, देखो एक एक एसेट ट्रांसफर कर दिया, एक एक लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी। क्रेडिटर, बीपी, मिसेज ए का लोन, WCR पार्टनर घर ले गया, ए का लोन लोन अकाउंट बन गया, कैपिटल में आ गया, सॉर्टेड हो गया पूरा का पूरा। बस अब देखते हैं कि डिसॉल्व होने पे क्या हुआ है। बोल रहा है फर्नीचर तो ए ले गया 20% लेस पे, फर्नीचर ए ले गया बच्चों 20% लेस पे। चलो अब मैं पेन का कलर चेंज करता हूं क्योंकि आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये अलग चीजें हैं। फर्नीचर ए ले गया 20% लेस पे, तो फर्नीचर तो गया, ये गया फर्नीचर, और ए ले गया तो ए का नाम लिखो, बाय ए का कैपिटल अकाउंट 20% लेस। 20,000 का 20% कितना होता है, 4,000, उतना कम करके 16,000 रुपए में फर्नीचर ए ले गया। अब देखो बच्चों ए से ये पैसा लेना है, पैसा लेना है तो ए के डेबिट में डालो, टू रियलाइजेशन, ए के डेबिट में 16,000 रुपए, क्रॉस पोस्टिंग हो रही है सिंपल भाई। ये फर्नीचर था, ये ए ले गया, रियलाइजेशन के क्रेडिट में आया तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा। एक जगह क्रेडिट तो दूसरी जगह डेबिट ही होना है, ये ध्यान रखना, हमेशा क्रॉस पोस्टिंग होती है भाई। ए अगर ले गया फर्नीचर, उससे पैसा लेना है, पैसा लेना है तो कैपिटल कम होगा। कैपिटल किधर कम होता है, डेबिट साइड में, भूलना नहीं, कैपिटल हमेशा डेबिट में कम होता है, क्रेडिट में बढ़ता है, बेसिक रूल्स है। इसीलिए जब रिजर्व बटा था
तो कैपिटल बढ़ी थी तो क्रेडिट में आया था। ठीक है बच्चों, चलो सर ये तो ए ले गया 20% लेस पे, फर्नीचर की बात हो गई। और क्या है, ए एग्री टू टुक ओवर फर्नीचर, ठीक है। स्टॉक बिका 52,400 का, स्टॉक रियलाइज्ड 52,400, ओके। स्टॉक से मिलेंगे 52,400, तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ बाय बैंक। क्या क्या बिका, स्टॉक 52,400 का तो स्टॉक बिक गया। चलो जी, डेटर के बारे में क्या दिया हुआ था, डेटर के बारे में दिया हुआ है सारा पैसा नहीं मिला, कुछ बेड डेट हुए हैं। क्या दिया हुआ है देखो, खुल जाए यार। बेड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹5,000, 5,000 के बच्चों हमारे बेड डेट्स हुए हैं। 5,000 के अगर बेड डेट्स हुए हैं तो 30 में से 5 कर दो माइनस, 30 में से 5 माइनस कर दो 25 मिलेंगे। तो डेटर से हमको मिलेंगे 25, क्योंकि 5 के बेड डेट्स हो गए। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये प्रोविजन का कुछ नहीं करना, इस चैप्टर में प्रोविजन का कुछ नहीं करना, आपको बस लिख के छोड़ दो और कुछ नहीं करना प्रोविजन का। ठीक है, बेड डेट हुए, डेटर में से माइनस करा, बस सीधा बाहर लिख दिया। चलो सर डेटर हो गए 25, ओके। और कोई एसेट के बारे में कुछ बोल रहा है क्या, और क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट 1 हो गया हमारा, 2 हो गया हमारा, 3 हो गया हमारा, 4th में लिखा हुआ है, नहीं 3rd में लिखा हुआ है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 3,000 के आए बच्चों, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 3,000 के आए, और क्रेडिटर को पे करा 5% डिस्काउंट पे। तो एक तो एक्सपेंसेस पे करेंगे, फिर क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। एक्सपेंसेस 3,000 के, क्रेडिटर 5% डिस्काउंट पे। एक्सपेंसेस 3,000 के, खर्चे हमेशा डेबिट से पे होंगे बच्चों, और क्रेडिटर को भी पेमेंट करना है हमको 5% के डिस्काउंट पे। ये क्रेडिटर है 5% के डिस्काउंट पे। 4,000 पे 5% यानी 2,000 का डिस्काउंट हो गया, 38 में इसका पेमेंट हो गया। इसका पेमेंट इधर होगा, है ना, एसेट बिकते हैं इधर, लायबिलिटी का पेमेंट होता है इधर, ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, चलो सर क्रेडिटर का पेमेंट भी हो गया 5% के डिस्काउंट पे, और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी हमने लिख दिए 3,000 रुपए के। सर ये बैंक में नहीं जाएगा, बैलेंस जाएगा, अभी एक साथ बैंक में डाल दूंगा बैंक वाला अमाउंट। ठीक है, एक क्लेम है 6400 का डैमेजेस का, वो भी पे करना है। क्लेम फॉर डैमेजेस भी हमको पे करना है 6400 का। चलो जी 6400 का क्लेम फॉर डैमेजेस भी पे करेंगे, ये भी टू बैंक, ये हमारा क्लेम है, ये भी हमने पे कर दिया। बस क्वेश्चन में इतना ही जानकारी था बच्चों, क्वेश्चन में इतना ही जानकारी था। अब क्वेश्चन साइलेंट हो गया, अब आपको अपना दिमाग खुद लगाना है। तो क्वेश्चन में जितनी जानकारी थी उसके हिसाब से हमने काम कर दिया, अब अपना दिमाग खुद लगाएं। सर अपना दिमाग खुद क्यों लगाना है, खुद इसलिए लगाना है बच्चों, देखो एक तो ये फिक्स एसेट्स के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, ये 3 तो देखो मैंने टिक लगाए हुए हैं, गुडविल के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। तो ये चीज अपने पास ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर एसेट के बारे में कुछ नहीं बोलता, किसके बारे में, एसेट के बारे में, तो अगर वो इनटेंजिबल एसेट है जैसे गुडविल, इसको तो मान लेना है 0। दोबारा सुनो मेरी बात, अगर क्वेश्चन एसेट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा और वो एसेट इनटेंजिबल एसेट है, उसको मान लो 0। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन एसेट के बारे में साइलेंट है, एसेट इनटेंजिबल है, उसको मानोगे 0। और अगर वो टेंजिबल एसेट है उसको बुक वैल्यू पे सेल कर दो, जितने का बुक्स में है उतने का ही सेल मान लो। तो बुक्स में 50,000 का था तो मैं 50,000 की ही सेल मान लूंगा, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, परफेक्ट। बस अब टोटल अमाउंट बैंक में बाहर आ जाएगा, 52,400 प्लस 25,000 प्लस 50,000, बैंक में आ गया बाबू 127,400, ये बैंक में आ गया देखो। ठीक है, सारे एसेट्स बिक गए, ये ए में जा चुका है, अब इसको बैंक में ले आओ। टू रियलाइजेशन, देखो इधर क्रेडिट है तो इधर डेबिट होगा, और कॉन्सेप्ट क्या है, पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है, एसेट है डेबिट में बढ़ेगा। 127,400, लो सर एक तो ये हो गया, सारे एसेट्स बिक गए। अब लायबिलिटी की बात करो, क्रेडिटर पे हो चुका है, प्रोविजन का पैसा किसी को नहीं देना होता भाई, प्रोविजन का पेमेंट किसको करोगे, मेरा ही प्रोविजन है, मैंने ही बनाया है, इसका पेमेंट किसी को नहीं करना, छोड़ दो। बिल्स पेबल और मिसिज ए का लोन ये चुकाने पड़ेंगे, ये पे करने पड़ेंगे, तो टू बैंक
बीपी और मिसेस ए का लोन, तो ऐसा लिख देता हूँ बीपी प्लस मिसेस ए का लोन। कितना कितना पेमेंट है, 10 और 16, इतने पे ही पे करो। 10 और 16 26,000 रुपये हमने ये पे कर दिए। तो ऑलवेज रिमेंबर लाइबिलिटीज सारी पे करके आनी है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर प्रोविजन भी तो पे नहीं करा, भाई किसको पे करेगा बता, प्रोविजन किसको देगा, प्रोविजन तो मैंने ही बनाया था ना, तो बस लिख के छोड़ना है। प्रोविजन का पेमेंट नहीं होता, क्रेडिटर का कर दिया, बिल्स पेबल का कर दिया, ए के लोन का कर दिया, मिसेज ए के लोन का, ठीक है। अब ये सब भी बैंक के क्रेडिट में जाएगा क्योंकि ये सब भी पेमेंट्स हुए हैं। तो कितने के पेमेंट्स हो गए, 3,001, 38 एक, 6400 एक और 26,001, 73,400 के पेमेंट हुए हैं। 73,400 बाय रियलाइजेशन। देखो रियलाइजेशन के डेबिट में तो बैंक के क्रेडिट में, ये इधर आ गया, सॉर्ट हो गया, परफेक्ट। बस अब आपको बैलेंस निकालना है। आओ जी बैलेंस निकालते हैं सबसे पहले। चल जाए यार, बोर्ड बहुत स्लो चल रहा है यार ये वाला, तो इसने तो जान ले ली मेरी। प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, आओ सर जरा चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। 1,27,400 प्लस 16,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000, इधर का टोटल तो आ रहा है 2,11,400। 2,11,400 में से 50,000 हटा दूँ, 60,000 हटा दूँ, 30,000 हटा दूँ, 20,000 हटा दूँ, 18,000 हटा दूँ, 3,000 हटा दूँ, 38,000 हटा दूँ, 6,400 हटा दूँ, 26,000 हटा दूँ। 40,000 रुपये का लॉस आ रहा है बेटा, इधर आएगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। कितना आ रहा है, 40,000। एक बार दोबारा वेरीफाई कर लें। 50,000, 60,000, 30,000, 20,000, 18,000, 3,000, 38,000, 6,400, 26,000, 2,51,400। और इधर आया था 2,11,400। यस 40,000 का लॉस आ गया बच्चों। ये लॉस ABC में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनकी ओल्ड रेशो में। 40,000 को इंटू 2/5, 16, 16, 8, 16,000, 16,000, 8,000 आ गया बेटा लॉस। ये लॉस इधर जाएगा टू रियलाइजेशन, 16, 16, 8, ठीक हो गया, परफेक्ट है। देखो रियलाइजेशन अकाउंट पूरा हो गया, लोन अकाउंट अभी करना है, कैपिटल को भी पूरा कर लेते हैं। बस अब जिसका जो पैसा देना है फर्म पे करेगी, क्योंकि फर्म हो रही है बंद, फर्म को पेमेंट करना है सिंपली। ए बोलेगा भाई 40,000 मेरे कैपिटल के, 8,000 मेरे रिजर्व के, 48 थे मेरे, 48 में से 32 काट लो, बाकी पे कर दो। 48 में से 32 काट लो, 16,000 तो ए के देंगे। बी बोलेगा भाई 20 और 8 28,000 है मेरे, 28 में से 16 काट लो, 12,000 इसके बैठ जाएंगे। सी बोलेगा 24,000 है मेरे, 24 में से 8 काट लो, 16,000 इसके बैठ जाएंगे, ठीक है ना। 28 माइनस 16 12 बिल्कुल ठीक है, और 24 माइनस 8 16, ये भी ठीक है, ओके। तो 48 28 24 ये आ गया बच्चों। अब इसको ले आओ आप इधर, क्योंकि पेमेंट हुआ है तो बैंक से पैसा कटेगा। ABC, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल, कितना कितना आ गया, 16, 12, 16। ये तो हमारा बैंक में बैलेंसेस आ गए, ठीक है। बस अब क्या बचा, ये लोन बचा, इसका भी पेमेंट करो भाई। फर्म ने ए से लोन लिया हुआ था, ये भी पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन साइलेंट था तो जितना है उतने में पे कर दो टू बैंक। बस जितना बैलेंस है ना उतना ही इधर से पे कर दो, 20,000 रुपये। इसको आप लिख दोगे, बैंक से पैसा कटेगा,
बाय ए का लोन 20,000 रुपये। करो सर टोटल 127,400 प्लस 10,000, इधर का टोटल आ रहा है 137,400 और इधर का टोटल कितना आ रहा है 73,400। 16 12 16 20 पूरा करेक्ट 137,400। ऐसे बच्चों आपका डिसोल्यूशन का पूरा बड़ा क्वेश्चन होता है। देख रहे हो जो जो स्टेप मैंने आपको सिखाए थे वो हैं, बस लोन अकाउंट नया है। लोन अकाउंट में आपको ध्यान रखना है, अगर पार्टनर का लोन है ना तभी लोन अकाउंट बनेगा, उसके बाद उसकी वाइफ का, उसके बच्चों का, उसके चाचा भतीजा ताऊ का, किसी का भी हो वो इधर जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो स्टेप्स एक बार देखो। सबसे पहले हमने इधर, अरे 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 सॉरी 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 भाई मैंने ध्यान नहीं दिया। लो जी इधर कर देता हूँ आपको, हो जा थोड़ा सा इधर हो जा। लो जी ठीक है, अब देखो अब तो बोर्ड साथ नहीं दे रहा बिल्कुल भी। सबसे पहले हमने क्या करा है, ये डेप्रिशिएट हो चुका है, अब इसे रिप्लेस करने की बारी आ गई है। सबसे पहले हमने इधर सारी लाइबिलिटीज ब्रॉट डाउन करी वाइट वाली, इधर सारे एसेट्स ब्रॉट डाउन करे वाइट वाले। जिसका जो घर था, कैपिटल को कैपिटल के घर में, बैंक को बैंक के घर में, लोन को लोन के घर में। फिर हमने ये एसेट्स बेचे, इधर सारे एसेट्स बेचे, जो जो पैसा जहाँ जहाँ जाना था, कोई पार्टनर ले गया तो उससे पैसा लिया, बैंक में जाना था तो बैंक में गया। फिर ये लाइबिलिटीज का पेमेंट करा, इधर आया तो पूरा इधर आया। उसके बाद फिर फाइनल जो प्रॉफिट या लॉस आया, उस लॉस को कैपिटल में ट्रांसफर करके हमने फाइनल बैलेंस जो था वो पेमेंट करा बैंक से, लोन क्लोज करा और क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं बच्चों, इसको आपको 1 बाय 1 ही सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे आप सीखते चले जाओगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। समय लगता है डिसोल्यूशन में, बट है ये आसान सा चैप्टर, मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर लोगे। हमें इसमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के हिसाब से हम सारी चीजें जल्दी जल्दी से तैयार कर लेते हैं। आओ सर, हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। सर एग्जाम में क्या कैपिटल अकाउंट भी बनाने को आता है? बेटा यूजुअली आजकल सिर्फ रियलाइजेशन आता है या जर्नल एंट्रीज आती हैं, बट वैसे आप रियलाइजेशन और कैपिटल दोनों की प्रैक्टिस करके चलना। ठीक है, मैं आपको हर क्वेश्चन में सारे ही करवाऊंगा। ये तो इस क्वेश्चन में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना है। आइए जी, तो हमारा क्या काम होता है जल्दी से बताओ। फर्म डिसॉल्व हो रही है तो पूरी बैलेंस शीट सबसे पहले खाली करनी है। ठीक है, देखो कौन कौन से पार्टनर्स हैं, अनुराग और प्रेम पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ठीक है, और 31 मार्च उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। आओ जल्दी से बैलेंस शीट में हम एसेट साइड से शुरू करते हैं। बैंक तो बैंक अकाउंट में जाएगा, हमें वो एसेट्स जो नॉर्मली हमारे सोल्ड ऑफ होंगे वो हम रियलाइजेशन में लेके जा रहे हैं। बैंक तो बैंक अकाउंट में जाएगा। डेटर 60,000 का, प्रोविजन 3,000 का। आपको पता होना चाहिए कि हम डेटर को ग्रॉस वैल्यू पे लिखते हैं 60,000 और प्रोविजन को हम इधर लिखते हैं लाइबिलिटी साइड में। सर प्रोविजन क्रेडिट में क्यों? बच्चों सारी लाइबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट में उतरेंगी। सारे एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, एसेट सारे डेबिट में उतरेंगे। तो डेटर आ गया, प्रोविजन आ गया, उसके बाद क्या है जी, डेटर हो गया, प्रोविजन हो गया। देन वी हैव स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट। स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट। स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट। एडवर्टीजमेंट बच्चों एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो राइट ऑफ होगा, वो तो कैपिटल में राइट ऑफ हो जाएगा। देखो भाई एडवर्टीजमेंट के खर्चे अब बिकेंगे थोड़ी ना भाई, राइट ऑफ हो जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में चला जाएगा। तो ध्यान रखना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ भी ऐसा लिखा हो तो राइट ऑफ कर देना। ठीक है, 1,20,000 40 45, 1,20,000 4,45, 1,20,000 4,45,000। लो सर, एसेट साइड खाली हो गया बच्चों। देखो पूरा एसेट साइड खाली कर दिया। बैंक बैंक अकाउंट में जाएगा, वो हमें बनाना नहीं। डेटर लिख दिया, स्टॉक लिख दिया, फर्नीचर लिख दिया, प्लांट लिख दिया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया,
एडवर्टीजमेंट का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब लायबिलिटी करते हैं। क्रेडिटर मिसेज अनुराग का लोन। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर पार्टनर का लोन है तो लोन अकाउंट बनेगा, बाकी किसी का भी है वो रियलाइजेशन में लिख देना, ठीक है। तो क्रेडिटर 60,000, मिसेज अनुराग का लोन 80,000। क्रेडिटर 60,000, मिसेज अनुराग का लोन 80,000, ठीक है बच्चों। मिसेज अनुराग हमारे लिए आउटसाइडर ही है। उसके बाद बेटा अनुराग का लोन लोन अकाउंट में जाएगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रियलाइजेशन में कुछ नहीं करना, लोन अकाउंट बनता है उसमें क्रेडिट साइड में उतार देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। WCR और IFR, WCR तो एडजस्टमेंट पे डिपेंड करेगा। IFR बच्चों 10,000 का है। अब देखो IFR की पॉइंट ध्यान से समझना, अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सीधा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर कैपिटल में। क्या बोला? अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सीधा पार्टनर कैपिटल में बांट दो। अगर इन्वेस्टमेंट है तो दोनों साथ में ही चलेंगे, ये रियलाइजेशन में गया वो भी रियलाइजेशन में जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी तो इन्वेस्टमेंट है तो IFR आप ब्रॉट डाउन कर लो 10,000 रुपए का, यहीं पे ब्रॉट डाउन कर लो। तो ध्यान रखना IFR इन्वेस्टमेंट के साथ साथ चलता है। इन्वेस्टमेंट इधर आया तो ये भी आ गया, इन्वेस्टमेंट ना होता तो ये भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते सिंपली पार्टनर्स में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। WCR एडजस्टमेंट के हिसाब से करूंगा, P&L बटेगा सीधा सीधा, प्रॉफिट एंड लॉस सीधा कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैपिटल भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सही है। तो देखो क्रेडिटर ब्रॉट डाउन कर दिया, इसका पैसा देना है, मिसेज अनुराग का पैसा देना है, ये ब्रॉट डाउन कर दिया। पार्टनर का लोन अकाउंट हमेशा सेपरेट बनता है। WCR अभी एडजस्टमेंट पे डिपेंड करेगा। IFR हमने ब्रॉट डाउन कर लिया क्योंकि इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। चलो सर अब चलते हैं। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट आया हमारे सामने, अनुराग ने 60% स्टॉक ले लिया 20% के डिस्काउंट पे, ठीक है सर। 60% स्टॉक 20% के डिस्काउंट पे, 60%, 1 लाख का 60% कितना हो जाएगा? 60,000। तो अनुराग ने ले लिया ये, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बाय अनुराग 60% स्टॉक 20% के डिस्काउंट पे, ऐसा ही है ना? 60% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, तो 20% यानी कि 60,000 का 20% 12,000 हो जाएगा ना, 12×5 = 60, यस 48,000 में तो ये स्टॉक ले गया। अब कितना स्टॉक बच गया? रिमेनिंग स्टॉक कितना हो गया सर? रिमेनिंग स्टॉक हो गया 40,000, ये रिमेनिंग हो गया। अच्छा जी ठीक है, उसमें क्या हुआ है? बोल रहा है 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक बिक गया 10% के प्रॉफिट पे, 40% के प्रॉफिट पे, सो सॉरी। 25% जो स्टॉक है बचा हुआ, 25% ऑफ द रिमेनिंग का 25% प्रॉफिट पे बिका, तो रिमेनिंग का 25% प्रॉफिट पे बिका। रिमेनिंग है कितना? 40,000। इसका 25%, इसका 25% होगा 10,000, बाकी हो जाएगा 30,000। तो इसका 25% 10,000 बिका 40% के प्रॉफिट पे, 40% के प्रॉफिट पे बिका ना, हाँ जी 40% के प्रॉफिट पे बिका। तो 10,000 प्लस 40% यानी 4,000, तो 14,000 रुपए में हमारे पास चीजें हुई हैं। बाकी स्टॉक बोल रहा है ऑब्सोलीट हो गया, जो 30,000 का स्टॉक है। रिमेनिंग स्टॉक वाज फाउंड ऑब्सोलीट एंड रियलाइज नथिंग, मतलब वो पुराना हो गया, उससे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। फर्म ने 90,000 कंपनसेशन देनी है वर्कर्स को, बहुत बढ़िया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था? 120 का। अब ये हो गया देखो बढ़िया काम। WCR 120 का था, कंपनसेशन देना है 90, तो जो 30,000 रुपए हैं वो तो बस पार्टनर्स में बांट दो, तो 30,000 तो पार्टनर में बढ़ जाएगा, बाकी 90 पहले ब्रॉट डाउन करो, 90,000 पहले ब्रॉट डाउन करो और फिर इसका कर दो पेमेंट टू बैंक अकाउंट, 90,000 का कर दो पेमेंट। तो पहले हमने ब्रॉट डाउन करा WCR और फिर हमने पेमेंट कर दिया।
चलो सर क्या बात है, बहुत बढ़िया हो गया। और क्या है जी, उसके बाद बोल रहा है क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट टू वर्कर, मिसप्रिंट। यहां पे लिखो क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट टू वर्कर नहीं आएगा, इन फुल सेटलमेंट लिख लो, इन फुल सेटलमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों जी कि हमारे जो क्रेडिटर हैं, हमने उनका पैसा देना है, उन्होंने बोला भाई मुझे पैसा मत दो, मुझे आप इन्वेस्टमेंट दे दो, बस छोड़ो, हमारा हिसाब क्लियर, आप कम ज़्यादा मत करो, मेरे को आप इन्वेस्टमेंट दो, हिसाब क्लियर है। तो क्रेडिटर ने हमारे से इन्वेस्टमेंट ले लिया फुल सेटलमेंट में। अगर ऐसा हो जाए, क्रेडिटर का भी इन्वेस्टमेंट ले जाए, तो सर इस केस में क्या होगा? देखो बच्चों, एक एसेट कम हो रहा है इन्वेस्टमेंट, एक लाइबिलिटी कम हो रही है क्रेडिटर, ऐसा ही तो हो रहा है, एसेट के बदले लाइबिलिटी जा रही है। तो इस केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते, ध्यान रखना, देयर विल बी नो एंट्री। तो कभी भी ऐसा हो जाए बच्चों कि आपका कोई एसेट कोई लाइबिलिटी ले जाए एसेट कोई लाइबिलिटी ले जाए, हाँ, इसका मतलब इस क्रेडिटर ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, तो देयर विल बी नो एंट्री। अब देखो हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है, स्टॉक भी हो चुका है, इधर से क्रेडिटर भी हो चुका है। चलो सर ये भी ठीक हो गया। और क्या है, इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है आपको। लेकिन उसके बाद बोल रहा है डेटर से 75% मिला, प्लांट से 20% लेस मिला। डेटर से 75%, प्लांट से 20% लेस बाय बैंक। डेटर और प्लांट, डेटर से 75%, डेटर से 75% तो 60,000 का 75% कितना हो जाता है? 45,000। प्लांट से 20% लेस, 4 लाख से 20% कम कर दो, 80,000 कम कर दो, 320, कितना आ जाएगा? 320। तो 4 लाख में से 320 अगर हटा दूं तो 365 ये हमारे पास आ गया। यही तो था, डेटर से मिला 75%, प्लांट से मिला 20% लेस। ठीक है जी। उसके बाद बोल रहा है प्रेम एग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन वर्क। ये जो पूरा काम है ये प्रेम ने करा, ये जो एसेट्स बिकवाए, लाइबिलिटी का पेमेंट करा, सब प्रेम ने करा। एंड ही वॉज गिवन फर्नीचर एट हिज रेम्यूनरेशन। प्रेम को हमने उसकी रेम्यूनरेशन के बदले में फर्नीचर दे दिया, ये दे दिया जी हमने फर्नीचर। तो यहाँ पे भी देखो प्रेम को हमने एक फर्नीचर देना है, वो एक लाइबिलिटी थी, जो उसकी रेम्यूनरेशन है वो लाइबिलिटी थी, और हमने लाइबिलिटी के बदले में एक फर्नीचर दे दिया, एक एसेट दे दिया। तो इधर लाइबिलिटी लिखनी थी, इधर फर्नीचर रियलाइज होता, तो दोनों हमें लिखने की जरूरत नहीं है, लाइबिलिटी के बदले में एसेट। ये भी हो गया सर। और कुछ है? उसके बाद बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 के आए, तो वो आप इधर लिखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 के आए, तो आप यहाँ पे लिखो टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये 10,000 के आ गए। अब सर क्या कोई और पेमेंट है जो बची है? भाई एसेट सारे बिक गए हैं, एक प्रेम का लोन था वो लोन अकाउंट में ही सेटल होगा, उसका रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। बाकी प्रोविजन का पेमेंट किसी को करना नहीं, छोड़ दो। मिसेज अनुराग का लोन क्वेश्चन साइलेंट है, ये आपको पे करना पड़ेगा। भाई आपने मिसेज अनुराग से लोन लिया हुआ है तो पे तो करो। तो टू बैंक जितने का है उतने में ही पे कर दो। क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है तो लाइबिलिटी आपको पे करनी है। IFR मेरा ही था, इसको तो किसी का पेमेंट करना नहीं। WCR का पेमेंट हो चुका है, बस हो गया। अब हमें सिंपली प्रॉफिट या लॉस निकाल लेना है और हमारा सवाल समाप्त हो जाएगा। आ जाओ सर। इधर जोड़े, अगर इधर ही लग रहा है पैसा बहुत सारा, 365, 14,000, 48,000, 90,000, 10,000, 80,000, 60,000, 3,000। इधर तो आ रहा है 6,70,000। इसमें से बच्चों ये खर्चे हटा देते हैं, 60, 1,20,000,
4,00,000, 45,000, 90,000, 10,000, 80,000। ये तो लॉस आ गया बच्चों जी, ये तो लॉस आ गया। 670 कम पड़ गया। कितना लॉस आ रहा है मेरे पास? 135 का लॉस आ रहा है बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। 135 ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल कितना हो जाएगा? 60, 1,00,000, 20,000, 4,00,000, 45,000, 90,000, 10,000, 80,000, 8,05,000। और ये जो हमारे पास 135 आया है, ये पार्टनर्स में बांट दो। पार्टनर कौन कौन थे? अनुराग और प्रेम, 2:1। खुल जा भाई, नाराज हो गया मेरे से। आप नाराज बहुत होने लगे हो बोर्ड। हाँ जी, प्रेम है और अनुराग है। यस, 2:1 में है ना, 2:1। कॉपी नहीं करना भाई, कॉपी नहीं करना। कितना हमको इंतजार कराओगे? 2:1। अनुराग और प्रेम। 135 को 2:1 में बांट दो। 90,000, 45,000, ऐसे करना है। ठीक है, तो सिर्फ रियलाइजेशन हमको बनाने को बोला, तो हम दिस इज हाउ वी प्रिपेयर पूरा रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया? बढ़िया। एक सवाल और करें। अब करते हैं बच्चों ये सवाल। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको करके भी आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या है। 3 पार्टनर्स हैं इस बार, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं और हमें नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं। नेसेसरी अकाउंट में 3 अकाउंट्स मेन होते हैं, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट। आ जाओ जी। एक हमारा रियलाइजेशन हो जाएगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देंगे, और एक बैंक अकाउंट बना देंगे। 3 पार्टनर हैं यार इसके अंदर, थोड़ा सा पार्टनर कैपिटल अकाउंट सही करना पड़ेगा। चलो सर, शुरू करें जी फिर से कार्यक्रम। आओ जी, वही काम करना है सेम। ठीक है, ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। एसेट साइड से शुरू करता हूं मैं। डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, गुडविल, सब उतरेगा। सी का कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा। डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, गुडविल। डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, गुडविल। बच्चों गुडविल भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुडविल भी इस चैप्टर में यहीं पे ब्रॉट डाउन होता है, इसको राइट ऑफ मत कर देना। कहीं बाकी पार्टनर्स जो हमारे बाकी चैप्टर्स हैं उनकी तरह इसको राइट ऑफ कर दो। कैपिटल 25,000 रुपये सी का। इसका मतलब सी का बैलेंस नेगेटिव में चल रहा है। कभी भी एसेट साइड कैपिटल दिया हुआ हो तो वो नेगेटिव बैलेंस होता है, इधर लिखते हैं। एसेट में क्यों दिया है? क्योंकि इसका मतलब फर्म ने उससे पैसा लेना है, सिंपल। यूजुअली कैपिटल का पैसा देना होता है फर्म ने। 40, 60, 25, 80, 40,
60, 25, 80, 3200, नज़र तो मेरी 3200 पे गई थी, यस, और 38,800। लो बच्चों, सारे एसेट्स हमने ब्रॉट डाउन कर दिए। अब लाइबिलिटी पे चलें। लाइबिलिटी में हमारे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक अकाउंट में ले जाएंगे ना। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी है, ब्रॉट डाउन करो इसको नॉर्मल लाइबिलिटी की तरीके से। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, पीएफ तीनों ले आओ। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड भी लाइबिलिटी है, यहीं पे लेके आना, रिजर्व नहीं है ये एम्प्लॉई का प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉई को ही पे करना है। बाकी कैपिटल, आओ जी जरा देखें कितना कितना है। 21, 86, 18, 21, 86, 18, 21, 86, 18, 1, 5 और 42, 1, 5 और 42, 21, 86, 18, 1, 5 और 42। लो सर, देखो सारी बैलेंस शीट हमने खाली कर दी, पूरी बैलेंस शीट हमने खाली कर दी। एसेट जहां जहां जाने थे पहुंचा दिए, कोई भी रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने वाला इस क्वेश्चन में नहीं था, होता तो मैं बांट देता, ठीक है, कुछ नहीं था। अब एडजस्टमेंट्स करते हैं। बोल रहा है, ध्यान से देखना, दे अपॉइंटेड बी टू रियलाइज द एसेट्स। बोल रहा है हमने बी को बोला कि भैया आप सारे एसेट्स को रियलाइज कराओ। ही इज टू रिसीव 5% ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर, स्टॉक, मशीनरी। बोल रहा है डेटर से, स्टॉक से, मशीनरी से जो टोटल अमाउंट रियलाइज होगा उसका 5% बी को मिलेगा और वो सारे एक्सपेंसेस भी बेयर करेगा। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखते हैं कितना कितना रियलाइज हो रहा है, बी करवा रहा है। सबसे पहले डेटर, स्टॉक, मशीनरी की ही बात कर लेते हैं। डेटर, स्टॉक, मशीनरी रियलाइज हो रहे हैं, तो सबसे पहले यहां पे लिखता हूं मैं, बाय बैंक रियलाइज हो रहे हैं डेटर, स्टॉक, मशीनरी। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, डेटर, स्टॉक, मशीनरी। अब देखो डेटर के बारे में क्या बोल रहा है, डेटर के बारे में बोल रहा है बैड डेट हुए 2000 के, ठीक है। स्टॉक 36, मशीनरी 46, स्टॉक 36, मशीनरी 46। बैड डेट्स हुए 2000 रुपए के, 2000 के बैड डेट हो गए, तो डेटर में से हटा दो, 40 में से 2 हटा दो तो 38 आ जाएगा, 38 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो डेटर, स्टॉक, मशीनरी से टोटल पैसा कितना रियलाइज हुआ, एक 20, 38, 36, 40, एक 20, इसका 5% बी लेगा, एक 20, इसका 5% हम बी को देंगे। 5% था ना, ही इज टू रिसीव 5% ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, स्टॉक, मशीनरी, यस। एक 20 का 5%, 6000 रुपए हम बी को दे देंगे बेटा, क्योंकि ये काम सारा किसने करवाया, बी ने करवाया, ठीक है। चलो सर, ये हो गया। और क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन बोल रहा है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 10,000। एक कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था, कितने का, 10,000 रुपए का, जो कौन लेके चला गया, ए ले गया 8,000 रुपए में। अब बच्चों अनरिकॉर्डेड था, इसका मतलब बुक्स में तो था नहीं, ए ले गया तो उससे पैसे तो लेने हैं अब हमने, तो 8,000 रुपए हम ए के नाम से लिखेंगे, 8,000 रुपए ए के नाम से लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट। 8,000 रुपए हमें इससे मिल जाएंगे बस डायरेक्टली, ठीक है सर। उसके बाद बोल रहा है मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट की हो गई है वो 20,000 हो गई है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 है, एंड वन ऑफ द क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। बोल रहा है इन्वेस्टमेंट आज 20,000 रुपए की है, ये एक क्रेडिटर ले गया, इसका मतलब क्रेडिटर 20,000 रुपए का सेटलमेंट तो इन्वेस्टमेंट से हो जाएगा, बाकी क्रेडिटर को 6,000 के डिस्काउंट पे पे करा, बाकी क्रेडिटर को 6,000 के डिस्काउंट पे पे करा,
तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज 20,000 है, तो क्रेडिटर में 20,000 रुपए की तो बच्चों इन्वेस्टमेंट दे दी, 20,000 की तो हमने क्या दे दी, इन्वेस्टमेंट दे दी। तो एसेट के बदले में लाइबिलिटी, देयर विल बी नो एंट्री, ठीक है। बाकी कितना बच गया, 66। इसको 6,000 के डिस्काउंट पे यानी 60,000 रुपए में पे कर दिया। तो क्रेडिटर को यहां लिखूंगा मैं टू बैंक, 60,000 रुपीज में क्रेडिटर का पेमेंट हो गया। ठीक हो गया सर, सही है जी। एसेट के बदले में लाइबिलिटी, क्रेडिटर के बदले में जो इन्वेस्टमेंट दी उसकी कोई एंट्री नहीं, जो पेमेंट करा उसकी एंट्री हमने कर दी। एक ऑफिस टाइपराइटर जो बुक्स में नहीं था उसने 20,000 रुपए रियलाइज करे। एक टाइपराइटर फिर से बुक्स में नहीं था, पैसा मिल गया इसका, तो बाय बैंक 20,000 रुपए बच्चों आपको टाइपराइटर के मिल जाएंगे। चलो जी, ये भी हो गया। देयर वर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 6,000। आउटस्टैंडिंग कुछ हमारे ड्यू थे 6,000 रुपए के, ये हमने 4500 में सेटल कर दिए, 4500 में सेटल कर दिए। कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे जो 4,500 में बच्चों हमने सेटल कर दिए। ठीक हो गया सर। उसके बाद बोल रहा है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बी ने पे करे 2,000 के, तो ये तो बी नहीं पे करने थे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था बी इज टू बेयर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसने तो 5% ले लिया ना, अभी तो उसका खर्चा था, तो बी का खर्चा बी नहीं पे करा तो देयर विल बी नो एंट्री। मैंने आपको शुरू में सिखाया था ना कि जब भी पार्टनर का खर्चा पार्टनर ही पे करता है तो कोई एंट्री नहीं होती, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बस हो गया काम। अब देखो क्या कोई एसेट बिकना बचा, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, मशीन हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस ऑलरेडी पेड है तो बिकने तो है नहीं, तो ये भी हो गया। गुडविल के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। अब मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर टेंजिबल एसेट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट होता है तो उसको बुक वैल्यू पे रियलाइज कर दो, जितना यहाँ लिखा है उतने पे रियलाइज कर दो। इनटेंजिबल एसेट के बारे में साइलेंट है तो उसको जीरो मान लो, तो गुडविल के बारे में कुछ नहीं है तो जीरो मान लो। ओवरड्राफ्ट बच्चों 21,000 रुपए का पे करना पड़ेगा, इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, पे करो। 21,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट पे कर दिया हमने। क्रेडिटर्स हम पे कर चुके हैं ऑलरेडी। प्रोविडेंट फंड भी पे करना पड़ेगा, भाई फर्म तो बंद हो रही है ना, तो प्रोविडेंट फंड भी आपको पे करना पड़ेगा। कितना है जी, 18,000 रुपए का पीएफ पे कर दो। बस हो गया हमारा काम। अब इनकी सबसे पहले क्रॉस पोस्टिंग करवा दो। क्रॉस पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से होगी, उससे पहले प्रॉफिट या लॉस निकाल दूं क्या फटाफट से। चलो जरा चेक कर लें कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। इस बार क्या आ सकता है, गैस करो जरा फटाफट से। शुरू इधर से ही करते हैं हमेशा की तरह। 21,000, 86, 18, 20, 8, 20, 273, 40, 60, 25, 80, 3200, 38,800, 6,000, 60,000, 4,500, 21,000, 18,000। लॉस आ गया बच्चों 83,500 का। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 40,000, 60,000, 25,000, 80,000, 3,200, 38,800, 6,000, 60,000, 4,500, 21,000, 18,000, 3,56,500। इसमें से ये सब हटाएंगे। 21,000, 86,000, 18,000, 20, 8,000, 20,000, 83,500। इसको 2 to 1 में बांट दो। 2/5 33,400, 33,400 और 16,700। ये बच्चों ए बी सी में लॉस ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब क्रॉस पोस्टिंग करते हैं। आओ जरा फटाफट से।
क्रॉस पोस्टिंग क्रॉस पोस्टिंग क्रॉस पोस्टिंग, ब्लू पेन दिखेगा क्या तुमको चलता हुआ? मस्त दिख रहा है। चलो, इसकी तो कोई क्रॉस पोस्टिंग होती नहीं है, ये हो चुका है, ठीक है। अब देखो ये जाएगा बी में, यहाँ बी लिखा हुआ है, 6,000 रुपये बी ने हमारे से लिए हैं, तो बाय रियलाइजेशन 6,000 हमने बी को दे दिए। इधर डेबिट तो उधर क्रेडिट, ठीक है। अब ये सब बैंक है, ये सब बैंक है, तो बैंक में बाय रियलाइजेशन कितना टोटल पैसा आ रहा है? 60,000, 4500, 21,000, 18,000, 1,03,500। यहाँ पे ब्रैकेट में ये चारों अमाउंट्स लिख देना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। अब इधर चलते हैं, बैंक में आ गया जी 1,20,000 टू रियलाइजेशन, ठीक है सर। ए में 8,000 रुपये टू रियलाइजेशन, ठीक है सर। बैंक में फिर 20,000 रुपये टू रियलाइजेशन, ठीक है सर। फिर लॉस ऑन रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन 33,400, 33,400 एंड 16,700। अब जो भी बैलेंस आएगा बेटा वो आपको पे करना है डायरेक्टली, जो भी बैलेंस आएगा वो आपको पे करना है, ठीक है। तो इसको लिखूंगा टू बैंक, कितना आ रहा है जी ए का 1,05,000 माइनस 8,000 माइनस 33,400, 63,600, 63,600। तो ये तो आ जाएगा बाय ए का कैपिटल 63,600, बी का कितना आ रहा है 42,000, 6,000, 48 माइनस 33,400, 14,600। ये आ गया बाय बीज कैपिटल, और सी तो घर से लेके आएगा, सी तो घर से लेके आएगा बाय बैंक 25,000 और 16,700, 41,700 ये लेके आएगा 41,700। तो हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है 41,700 प्लस 20,000 प्लस 1,20,000, 181,700। और इधर 1,03,500, 63,600, 14,600, 181,700। ऐसे करते हैं बच्चों हम ये सवाल, समझ में आया? देख रहे हो किस तरीके से बढ़िया शानदार तरीके से हमने ये क्वेश्चंस करे। तो रियलाइजेशन में वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको बस क्रॉस पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ये सारे काम आने चाहिए, फिर आपके लिए बहुत आसान चैप्टर है, इजीएस्ट ऑफ ऑल है ये, बहुत ही आसान चैप्टर है। सही हुआ क्या बेटा जी? तो दिस वाज अबाउट डिसोल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मस्त समझ में आ गया होगा और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इतना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपने शेड्यूल को फॉलो करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।